बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोहा की गर्म हवा जैसे मेरे चेहरे पर एक नया इम्तहान लिख रही थी। हवाई अड्डे पर कदम रखते ही मैंने अपने शौहर को देखा। चेहरा अजनबी, आंखों में वो चमक नहीं थी जो निकाह के वक्त थी। वो बस जल्दी जल्दी मेरा बैग उठाकर बोला, चलो वक्त कम है। मैं खामोशी से पीछे चलती रही। गाड़ी में बैठते ही उसने एयर कंडीशन ऑन किया, मगर माहौल में सर्दी नहीं, एक खामोशी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम ठीक हो ना? उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हाँ बस काम ज्यादा है। रास्ते में इमारतें, रोशनियां, गैर मुल्की चेहरे, सब कुछ नया था, मगर मेरे दिल में एक खालीपन। सोचा था कि शादी के बाद मोहब्बत मिलेगी, पर यहाँ तो बस जिम्मेदारी का बोझ था। घर पहुंचकर उसने कहा, यहाँ सब कुछ महंगा है, दोनों को कमाना पड़ेगा। मैं चौंकी। मैं क्या करूंगी यहाँ? वो बोला, कल से तुम्हें एक घर में काम पर भेजूंगा। मेरे जानने वाली है, शरीफ औरत है, तनख्वाह अच्छी देगी। मेरे लबों पर बस एक लफ्ज आया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह उसने कहा, साफ सुथरा रहना, वक्त पर पहुंचना, इनकार मत करना। मैंने दुपट्टा सर पर लिया और एक सफ़ेद कार के साथ आने वाली औरत के साथ चल पड़ी। वो औरत मालकिन की ड्राइवर थी। घर बहुत बड़ा था, शीशे की दीवारों और खुशबू से भरा। दरवाज़ा खुला, एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर आई। वो मुस्कुराई, तुम ही हो नई लड़की? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मेरा जायजा लिया। खूबसूरत हो, साफ सुथरी लगती हो, अच्छा काम करोगी तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया। पहला दिन अजीब था। हर कमरा सजा हुआ मगर खाली। दीवारों पर तस्वीरें थी, एक मर्द और वो औरत मुख्तलिफ मौक़ों पर साथ। मैंने दिल में सोचा, शायद इसका शौहर होगा। शाम के वक्त वो बोली, मेरे शौहर को दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए, मगर उसकी यादें अब भी यही हैं। मैंने अदब से कहा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो मुस्कुराई, शायद वो अब भी यही सुन रहा है। मेरे हाथ से पानी का गिलास काम किया। वो बोली, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अजीब नहीं हूँ, बस कभी कभी तन्हाई बातें करवाती है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। रात हुई तो मैं घर लौटी। शौहर इंतज़ार कर रहा था। उसने पूछा, कितना दिया आज? मैंने कहा, पहला दिन था, तनख्वाह महीने के आखिर में मिलेगी। वो बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना कोई शिकायत ना हो। मैंने सोचा, मैं काम करने आई हूँ या कैद होने? अगली सुबह मालकिन ने कहा, आज तुम रह जाओ, रात की सफाई करो। मैंने कहा, रात की? वो बोली, हाँ, नाइट ड्यूटी, तुम्हें सिर्फ मेरा कमरा साफ करना होगा, बस। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी बेहतर। रात का वक्त आया, पूरा घर खामोश, हवा के सिवा कोई आवाज़ नहीं। मैंने झाड़ू पकड़ी और कमरा साफ करने लगी। अचानक उसकी आवाज़ आई, कमरा नहीं, बिस्तर दुरुस्त करो, तकिया सीधा करो। मैं चौंकी, जी अभी करती हूँ। वो कुर्सी पर बैठी थी, चाय के कप से धुआं उठ रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, जोया। वो बोली, खूबसूरत नाम है, तुम्हें यहाँ आदत डालनी होगी। दिन में लोग होते हैं, रात को सिर्फ मैं और तुम। मेरे दिल में अनजाना सा खौफ उतरने लगा। वो उठी, आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ आई और बोली, तुम समझदार लगती हो, मेरी नाइट ड्यूटी करोगी? मैंने पूछा, क्या करना होगा? वो बोली, बस मेरे साथ रहना, बातें करना, रात बड़ी तन्हा होती है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा शौहर शायद इजाज़त ना दे। वो बोली, तुम्हें यहाँ की ज़रूरतों का पता नहीं, यहाँ लोग जज्बात से ज़्यादा पैसे से बात करते हैं। मैं चुप हो गई। वो बोली, सोच लो, महीने के आखिर में 1000 रियाल ज़्यादा मिलेंगे। मैंने नज़रें झुका ली। दिल कह रहा था कि इनकार करो, मगर शौहर के अल्फाज गूंजने लगे, यहाँ सब कुछ साथ चलाना है। रात गए। मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो बोली, इतनी जल्दी जा रही हो? बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहने लगी, मेरा शौहर बहुत मसरूफ़ था, हर रात यही बिस्तर उसका इंतज़ार करता था। फिर एक दिन वो गया और वापस नहीं आया, मगर मैं आज भी उसके कपड़े देखकर सोती हूँ। कभी कभी लगता है जैसे वो यहीं हो। मैंने घबरा कर कहा, मैं अब चलती हूँ, सुबह आ जाऊँगी। वो बोली, ठीक है जोया, मगर कल रात तुम्हें रुकना होगा। अगली सुबह शौहर ने पूछा, रात कहाँ थी, देर क्यों हुई? मैंने कहा, मालकिन ने काम बढ़ा दिया था। उसने उलझ कर कहा, ध्यान रखना, मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुनना चाहता। मैंने चुपचाप नाश्ता रखा। अगले दिन फिर वही हुआ। शाम को मालकिन ने कहा, आज मेरा मूड ख़राब है, तुम रात मेरे पास रहोगी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, बस तन्हाई है, तुम अच्छी बातें करती हो, दिल को सुकून मिलता है। मैंने कहा, मेरा शौहर? वो मुस्कुराई, मैं उसे खुद बता दूंगी, तुम फिक्र न करो। रात को वो बालकनी में खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में। वो बोली, कभी कभी इंसान को किसी दूसरे की मौजूदगी चाहिए होती है,
चाहे वो खामोशी क्यों ना हो। मैंने कोई जवाब न दिया। दिल में अजीब सा बोझ था। सुबह जब वापस गई तो शौहर ने कहा, देखो जोया, यहाँ इज्जत रखना मुश्किल है, गलती मत करना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैंने सोचा, भरोसा? यह इल्ज़ाम से पहले का सुकून। अगली रात जब मैं दोबारा उसके घर पहुंची, वो पहले ही मेरा इंतजार कर रही थी। वो बोली, आज तुम मेरे कपड़े पहन लेना। मैंने चौंक कर कहा, कपड़े? क्यों? वो बोली, ये मेरा पसंदीदा लिबास है, देखना तुम पर भी कितना खूबसूरत लगेगा। मैंने मना किया, ये मुनासिब नहीं है। वो बोली, यह मुनासिब और नामुनासिब का फैसला पैसे करते हैं, लोग नहीं। मैं खामोश हो गई। बादलों के पीछे चांद छुप गया। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने वही सफ़ेद लिबास मेरे हाथों में दिया। पहन लो, मैं देखना चाहती हूँ कि माजी की खुशबू अभी बाकी है या नहीं। मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं बस सफाई के लिए आई हूँ, बाकी काम कोई और कर लेगा। वो मुस्कुराई, तुम्हें अभी समझ नहीं आया, तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना होगा, बस एक रात के लिए। इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रियाल दूंगी। मेरे लब खुश्क हो गए। दिल ने कहा, भाग जाओ, मगर अकल बोली, यहाँ भागने की गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें घर चलाना है, कर्ज उतारना है। मैंने आंखें बंद की, सर हिलाया और वो चली गई। कमरे में बस खुशबू रह गई और मेरे अंदर एक नया खौफ। वो रात खत्म हुई, मगर मेरी कहानी शुरू हुई। 2 दिन गुजर गए, मगर दिल में वो रात घूमती रही जब उसने पहली बार नाइट ड्यूटी का जिक्र किया था। मैं रोज सुबह 7 बजे काम पर जाती, शाम को वापस आती और हर रात यही सोचती कि कब वो दोबारा वही बात करेगी। तीसरे दिन शाम को उसने कहा, जोया, आज जरा देर तक रुक जाना, कुछ खास काम है। मैंने पूछा, कौन सा काम है बीबी? वो बोली, बस तुम आओ, समझा दूंगी। घर आकर शौहर ने कहा, आज फिर देर क्यों हुई? मैंने कहा, बीबी ने कहा था कुछ काम है। वो तंज से बोला, बीबी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, जल्दी जल्दी काम करो, हमें तो हर रियाल के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तुम्हें तो आसानी से मिल जाते हैं। मैंने दिल में सोचा, काश वो जानता कि ये आसानी नहीं, एक अजियत है। अगली रात वही वक्त, वही खामोशी। दरवाज़ा खुला तो मालकिन सफ़ेद लिबास में तैयार खड़ी थी। कहने लगी, तुम आज बहुत थकी हुई लग रही हो, पानी पियो, फिर थोड़ा बैठना मेरे पास। मैंने कहा, जी काम ज़्यादा था। वो बोली, काम नहीं, ज़िंदगी ज़्यादा बोझ डालती है, आओ बैठो। मैं खामोशी से सोफे के किनारे पर बैठ गई। कमरे में खुशबू फैली हुई थी, लैंप की रोशनी मध्यम। वो बोली, तुम्हारे शौहर ने कभी तुम्हें तोहफा दिया? मैंने कहा, बस एक जोड़ा दिया था, शादी के वक्त। वो बोली, अजीब मर्द हैं ये लोग, औरत को खुशबू या तोहफा नहीं देते, बस थकन देते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे के बाद उसने कहा, आज तुम मेरे शौहर के कमरे में जाओगी। मैं चौंकी, वो तो आपका ही कमरा है। वो बोली, हाँ, मगर आज मैं नीचे सोऊंगी, तुम ऊपर वाले बिस्तर पर, बस एक रात के लिए। मैंने हैरानी से कहा, ये क्यों ज़रूरी है? वो मुस्कुराई, ज़रूरी नहीं, मगर मुझे लगता है जब तुम वहाँ सोओगी तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। मैंने सोचा शायद वो कोई रूहानी बात कर रही है। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर यही आप चाहती हैं तो ठीक है। वो बोली, शुक्रिया जोया, तुम वाकई समझदार हो। रात आधी हो चुकी थी। मैं कमरे में गई तो माहौल अजीब था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें वो और उसका शौहर एक दूसरे के साथ खड़े थे। तकिए के पास एक खुशबूदार शीशी रखी थी। मैंने दिल दिल में सूरह इखलास पढ़ ली और आंखें बंद कर ली। नींद न आई। सुबह जब आँख खोली तो वो दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। वो बोली, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, अब तुम मेरी जगह हो। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, बस यही कि अब से तुम मेरा शेड्यूल संभालोगी, मेरी चीज़ों की देखभाल करोगी, मेरा सब कुछ। दिन गुजरते गए। अब मैं उसके हर काम में शामिल थी, किचन से कपड़ों तक, हत्ता कि उसके मेकअप टेबल की तरतीब भी मैं ही करती। एक दिन उसने कहा, आज मेरे कमरे से फाइल निकाल लाओ। मैं ऊपर गई, फाइल तो नहीं मिली, मगर एक बंद लिफाफा नजर आया। उस पर लिखा था, फरीड्स विल। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मगर कदमों की आवाज़ सुनकर फौरन वापस रख दिया। शाम को वो बोली, तुमने कुछ देखा ऊपर? मैंने कहा, नहीं बीबी, सिर्फ फाइलें थी। उसने घूर कर कहा, अच्छा है, तुम तजस्सुस नहीं करती। उसकी आवाज़ में एक अजीब तंज था। अगले दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया, एक मर्द, दरमियानी उम्र, महंगे कपड़ों में। वो बोली, ये मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर है, तुम चाय ले आओ। मैं किचन में गई तो उनकी हल्की बातें सुनाई दे रही थी। वो मर्द बोला, अब भी तुम वही फरीद के कपड़ों में रहती हो? वो बोली, हाँ, मगर अब एक नई मददगार है जो सब संभाल लेती है। उसकी आवाज़ में एक इत्मीनान था, जैसे मैं कोई माजी की निशानी हूँ। रात को मैंने सोचा, ये सब किस तरफ जा रहा है। अगले दिन वो बोली,
जोया, मैं कल से कतर से बाहर जा रही हूँ, 2 दिन का काम है, तुम घर देखना। मैंने कहा जी ठीक है। वो चली गई। 2 दिन मैंने घर की सफाई की, सब कुछ मामूल पर था, मगर तीसरे दिन जब वो वापस आई तो खामोश थी। वो बोली, कुछ लोगों को शक है कि मैं अभी भी फरीद के पैसों से जीती हूँ। अब ये सब तुम संभालोगी, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैंने पूछा, मैं? मगर कैसे? वो बोली, अकाउंट्स में तुम्हारा नाम शामिल कर दिया है, तुम बस मेरी बात मानो। मैं हैरान हुई, मगर हाँ कर दी। अगले दिन बैंक से एक आदमी आया, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए, मैंने समझे बगैर साइन कर दिए। शाम को शौहर आया। वो बोला, आजकल तुम्हारे रंग निराले हो गए हैं, नए कपड़े, खुशबू, मोबाइल। मैंने कहा बीबी ने दिया है। वो हंसा, काश मुझे भी कोई ऐसा मालिक मिल जाता। मैं खामोश रही। चंद दिन के बाद ही बीबी ने कहा, आज फिर वही लिबास पहनना जो पिछले हफ्ते पहना था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद वाला? वो बोली, हाँ वही। मैंने पहना तो उसने देर तक मुझे देखा, फिर बोली, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैं पहली बार शादी के बाद थी। रात को वो बोली, अब तुम मेरे कमरे में जाओगी, मगर इस बार मैं नीचे नहीं, तुम्हारे साथ वहीं बैठूंगी। मैंने कहा जी। कमरे में आधी रात थी, उसने एक खुशबू छिड़की और बोली, ये मेरे शौहर की पसंदीदा थी। मैंने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। वो मुस्कुराई, शायद वो वापस आ जाए अगर खुशबू पहचान ले। मैं कुछ बोलने लगी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला, ड्राइवर अंदर आया। वो बोली, कुछ ज़रूरी कागजात मिले हैं, साइन चाहिए। वो नाराज़ हुई, अभी नहीं, सुबह आना। ड्राइवर चला गया। वो बोली, ये लोग बस पैसों के लिए जीते हैं, तुम इन जैसी ना बनना, तुम अलग हो जोया। मैंने सर झुका दिया। सुबह जब जागी तो उसने कहा, तुम्हें अब रात के साथ साथ दिन में भी मेरे साथ रहना होगा, तुम मेरी मौजूदगी बन चुकी हो। मैंने कहा, बीबी मेरे शौहर को एतराज़ होगा। वो बोली, तुम्हारा शौहर कुछ नहीं समझेगा, वो तो बस पैसे देखता है। कुछ दिनों के बाद शौहर ने कहा, तुम्हारी मालकिन बहुत खुश है तुमसे, कल उसने मुझसे कहा कि तुम काबिल हो। मैं हैरान हुई, तुमसे मिली थी वो? वो बोला, हाँ, उसने मुझे बुलाया था, कहा कि तुम्हें काम के अलावा भी समझदारी आ गई है। दिल धक से रह गया, उसने मेरे शौहर को क्यों बुलाया, क्या बात हुई उनके दरमियान? मैंने कुछ न कहा, मगर अगली रात जब गई तो बीबी बोली, तुम्हारे शौहर से बात की थी, अच्छा आदमी है मगर बेसिमत, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम खुद मुख्तार बनो। मैंने कहा, सिखाना? क्या? वो बोली, एतमाद, दौलत और खामोशी। औरत अगर ये तीनों चीज़ें सीख ले तो किसी के रहम की मोहताज नहीं रहती। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ मालकिन नहीं, एक खेल की मास्टर है और मैं शायद उसकी अगली चाल। रात जब मैं सोने लगी तो उसने कहा, तुमने अच्छा किया जोया, अब तुम मेरी जगह हो। उसके लहजे में शाबाश नहीं, एक अजीब ऐलान था, जैसे वो अपनी ज़िंदगी मुझ में मुंतकिल कर रही हो। मैंने चुपचाप बिस्तर पर सर रखा, मगर नींद न आई। बाहर अजान की आवाज़ आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि शायद ये नाइट ड्यूटी सिर्फ तन्हाई नहीं, किसी बड़े राज का हिस्सा है, और मैं नादान जोया इस खेल की पहली मोहरा बन चुकी थी। सुबह उठते ही शौहर का मूड ख़राब था। मैंने चाय रखी तो उसने कहा, जोया, तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हो गए हैं, शायद कल भी देर से आई, लोग क्या कहेंगे? मैंने धीमा लहजा अपनाया। काम लंबा था, मैंने खुद नहीं चाहा कि देर हो। वो तंजिया हंसा, बीवी हो या बॉस, अब वही बीवी तुम्हें इतनी ज़रूरतमंद लगती है कि रातों को भी रोकती है। मैंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नाश्ते की प्लेट उसके सामने रखी और कहा, मैं जा रही हूँ, देर ना हो जाए। रास्ते में मैं सोचती रही, हर गुजरता दिन मुझे किसी नए बोझ के नीचे दबा देता है। वो घर जिसकी दीवारों में खुशबू थी अब राजों की पनाहगाह लगने लगा था। जब पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था, बीबी फ़ोन पर थी, किसी से नाराज़ी में कह रही थी। मैंने कहा था वो दस्तावेज मेरे अलावा कोई न देखे। मुझे देखकर मुस्कुराई, तुम आ गई, आज कुछ काम खास है, ऊपर जाकर मेरी अलमारी साफ कर दो। मैंने झाड़ू और कपड़ा उठाया और ऊपर चली गई। कमरा हमेशा की तरह साफ मगर भारी लग रहा था। खुशबू भी किसी और तरह की थी। अलमारी के एक कोने में बंद दराज पर नजर पड़ी, चाबी वहीं रखी थी, शायद भूल गई हूँ। तजस्सुस ने मजबूर किया। दराज खोली तो पुरानी तस्वीर के साथ एक खत रखा था। तस्वीरों में वही मर्द फरीद और उसके साथ एक औरत जो हैरत अंगेज तौर पर मुझ जैसी थी। चेहरे के खदुखाल, आंखों की साख्त जैसे मेरी परछाई हो। मैंने सांस रोकी और खत पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, फरीद, तुम्हारी पसंद हमेशा तुम्हारी मौत की तरह अनोखी रही। अगर वो वापस आई तो समझ लेना कि वक्त बदलने वाला है। मैंने जल्दी से दराज बंद की और नीचे आ गई। बीबी मुस्कुरा रही थी। कुछ मिला ऊपर? मैंने नजरें झुकाई। नहीं, सब ठीक है। वो बोली,
तुम झूठ बोलने में भी बहुत माहिर हो गई हो जोया। अच्छा लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। शाम को वो बोली, आज तुम्हें खाने के लिए बाहर ले चलूंगी, तुम थक जाती हो रोज। मैंने इनकार किया, मगर उसने जिद की। एक बड़े होटल में ले गई। बोली, ये वही जगह है जहां मैं अपने शौहर के साथ आती थी, तुम्हें वहां बिठाकर अजब सा सुकून मिलता है। मैंने कहा, शायद पुरानी यादें होंगी। वो बोली, हाँ, पर तुम्हारे चेहरे में भी पुरानी याद है। खाने के बाद जब वापस आए तो उसने कहा, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाऊंगी। रात भर नींद नहीं आई। शौहर बोला, तुम्हें क्या हो गया है, हर वक्त किसी और के बारे में सोचती रहती हो। मैंने कहा, बीवी का रवैया अजीब होता जा रहा है। वो झुंझला गया, ये सब तुम्हारे वहम है, चुपचाप काम करो, ज्यादा अकल लगाई तो दोनों के लिए मसला होगा। अगली सुबह वो चीज देखने गई जो उसने कही थी। उसने अलमारी से एक डायरी निकाली और मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोली, ये फरीद की है, कभी कभी मैं चाहती हूँ कोई और इसे पढ़े ताकि मैं खुद से आज़ाद हो सकूं। मैंने कहा, बीबी, मैं पढ़ नहीं सकती, ये आपकी ज़ाती बातें हैं। वो मुस्कुराई, तुम अब ज़ाती और गैर ज़ाती में फ़र्क समझोगी। दिन गुजरता रहा, मगर जहन में वो तस्वीरें और ख़त गर्दिश करते रहे। शाम को मैंने घर वापस आकर शौहर को बताया। वो हंस पड़ा। जोया, तुम फिल्मी बातें करने लगी हो, किसी के माजी से तुम्हें क्या, अपना हाल संभालो। मैं खामोश हो गई, मगर दिल कह रहा था कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं। अगले दिन जब बीबी ने कहा, आज फिर वो ही करना है, तो मैंने पहली बार इनकार किया। बोली, क्या मतलब, तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलती है, तुम्हें सिर्फ मेरे कपड़े पहनने हैं, सोना है, इसमें हर्ज क्या है। मैंने कहा, अब ये सब मुनासिब नहीं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। वो गुस्से में बोली, तुम भूल रही हो कि यहाँ तुम्हारी हैसियत क्या है, जो मैं कहूँगी वही करोगी, वरना दरवाज़ा यही है। मैंने आहिस्ता मगर पुरज़म लहजे में कहा, मैं काम के लिए आई हूँ, मगर अपनी पहचान बेचने के लिए नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर नरम लहजे में बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा जोया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा रही, मैं तुम्हें वही बना रही हूँ जो मैं कभी थी। मैंने नजरें हटा ली। उस दिन के बाद माहौल बदल गया। वो पहले जैसी न रही, छोटी छोटी गलतियों पर डांट देती। एक दिन बोली, तुमने मेरा जेवर कहाँ रखा। मैंने कहा, बीबी, आपने खुद ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। वो चुप रही, मगर देखने के अंदाज बदल गए। अगले दिन एक पार्सल आया, उसने खोला, अंदर वही सफ़ेद लिबास था जो मैं पहना करती थी। वो बोली, ये अब तुम्हारा नहीं, मेरा है, तुमने इसकी कदर नहीं की। मैंने कहा, मैंने तो कभी अपना लिबास रखा ही नहीं। वो हंसी, हाँ, तुमने सिर्फ मेरी यादें संभाली। मैं हैरान हुई, वो सब कैसे जानती है जो मैं नहीं बताती। शायद घर में कोई सुनता है। अगले दिन मैंने कमरे का मुआयना किया। दीवार के कोने में छोटा सा सुर्ख बल्ब देखा, जैसे कोई लाइट नहीं कैमरा हो। दिल धक से रह गया। मैंने फौरन पर्दा गिरा दिया। रात को उसने कहा, आज फिर तुम नीचे ही रहो, मैं ऊपर सोऊंगी। मैंने कहा, जी बेहतर, लेकिन नींद न आई। सुबह वो उतर कर बोली, रात को तुमने ऊपर क्यों नहीं देखा, कुछ डर लगता है। मैंने कहा, काम खत्म था, नीचे ही सो गई। वो बोली, डरने की आदत अच्छी नहीं, जो राज देखे बगैर छोड़ दो वही कल तुम्हें काटते हैं। दोपहर में उसने किसी का नाम लिया, अहमद आ रहा है, फरीद का पुराना दोस्त, तुम दरवाज़ा खोलोगी। शाम को दरवाज़ा बजा, मैंने खोला। एक अजनबी मगर बावकार शख्स था। वो बोला, मैं अहमद हूँ, मैडम ने कहा था तुम अंदर ले जाओ। मैंने कहा, जी अंदर आइए। वो बोली, अहमद, ये जोया है, मेरी सबसे करीबी मददगार। अहमद ने अजीब नज़रों से देखा, बिल्कुल फरीद की पसंद जैसी। मैं झिझक गई। वो मुस्कुराई, हाँ शायद इसीलिए तो मैंने इसे रखा है। अहमद के जाने के बाद मैंने पूछा, बीबी, वो क्यों कह रहा था कि मैं फरीद की पसंद जैसी हूँ। वो बोली, क्योंकि तुम हो, तुम्हें नहीं पता, फरीद की ज़िंदगी में एक औरत थी जो तुम जैसी थी, और मैं उससे नफरत नहीं हसद करती थी। अब तुम हो जो उसकी याद वापस लाती हो। मेरा दिमाग सुन हो गया। अगले दिन शौहर से बात की। ये सब अजीब होता जा रहा है, वो मेरे जैसे लोगों के बारे में बात करती है जो मैं जानती भी नहीं। वो बोला, मैंने कहा था ये तुम्हारी सोच का वहम है, बस काम पर जाओ और चुप रहो। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं जानूंगी कि वो चाहती क्या है। रात को जब वो नीचे गई तो मैं चुपके से उसके कमरे में गई, दराज खोली और एक यूएसबी रखी थी, उस पर लिखा था फरीद 2019। मैंने फ़ौरन बैग में डाल दी। अगले दिन मोबाइल शॉप जाकर एक लैपटॉप पर खुलवाया। वीडियो में फरीद और वो औरत थी। वो औरत बिल्कुल मेरी शक्ल की थी। अब बात वहम से आगे निकल चुकी थी। जब शाम को मैं वापस गई तो वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी। वो बोली, आज तुम वक्त पर आ गई, अच्छा लगा। मैंने पूछा,
फरीद की वीडियोस आपने देखी है कभी? वो बोली, देखी थी, मगर अब उनमें कुछ नया देखने की ज़रूरत नहीं। तुम ही तो वो नया चेहरा हो। मैंने कुछ न कहा, बस दिल में फैसला किया कि अब ये राज खोलना ही होगा। अगली रात मैंने कहा, बीबी मैं अब नाइट ड्यूटी नहीं करूँगी। वो मुस्कुराई, फिर तुम यहाँ नहीं रह सकोगी। मैंने कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या ना रहूँ। वो चंद लम्हे तक मेरी आंखों में देखती रही, फिर बोली, सच कभी मुफ्त में नहीं मिलता जोया, उसके लिए सब कुछ देना पड़ता है। मैं खामोश रही, मगर दिल में एक यकीन था, अब जो भी होगा पर्दा उठेगा और शायद वो सच मेरा नहीं उसके माजी का होगा। उस दिन कुछ अजीब सा सुकूत था, हवा में जैसे कोई अनकही बात तैर रही थी। मैंने हस्बे मामूल चाय बनाई, शौहर के सामने रखी, मगर वो अखबार से नजरें नहीं हटा रहा था। अचानक बोला, जोया लोग क्या बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, पता है? मैं छिटक गई, कौन सी बातें? उसने अखबार मेज पर पटका, कि तुम रातें अपनी बीबी के कमरे में गुजारती हो, वो भी अकेली औरत के साथ। मैंने फौरन कहा, यह झूठ है, तुम जानते हो मैं सिर्फ काम करती हूँ, कुछ गलत नहीं करती। वो हंसा, मगर वो हंसी जहर भरी थी। औरत जब रातों को किसी और के घर रुकने लगे तो बातें तो होंगी ही। मैंने समझाने की कोशिश की, वो इसरार करती हैं, अगर ना जाऊं तो नौकरी चली जाए, हम कहाँ जाएंगे? वो कुर्सी से उठा, दरवाजे की तरफ गया और पलटकर बोला, मैं तुम्हें इज्जत से लाया था, मगर तुमने क्या दिया? बदनामी। उसके लहजे में तंज नहीं, नफरत थी। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ सह रही हूँ, तुम ही तो कहते थे कि दोनों को कमाना है। वो बोला, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी इज्जत गिरवी रख दो। मेरे हाथ से गिलास गिर गया, फर्श पर चाय फैल गई, जैसे मेरा सुकून बह गया हो। वो दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। मैं बैठ गई, सोचती रही कि आखिर उसके कान तक बात पहुंची कैसे। कुछ ही देर के बाद उसका फ़ोन आया, जोया मैं आज घर नहीं आऊँगा, सोचने दो मुझे कि तुम्हारा क्या करना है। उसने फ़ोन काट दिया। मैं काम पर गई, मगर दिल कहीं और था। बीबी ने कहा, तुम परेशान लग रही हो। मैंने टालने के लिए कहा, घर के कुछ मसले हैं। वो बोली, शौहर का मसला है ना, उसकी फिक्र मत करो। मर्द हमेशा वही बातें सुनते हैं जो दूसरों से सुनना चाहे। मैं चौंकी, आपको कैसे पता कि वो मुझसे नाराज़ है? वो मुस्कुराई, ये शहर छोटा है, बातें बड़ी तेज चलती हैं। उसी दिन उसने एक नया काम दिया। वो बोली, मेरे मेहमान आ रहे हैं, कल रात तुम्हें उनकी खिदमत करनी होगी। मैंने कहा, मैं कल नहीं रुक सकती, शौहर नाराज़ है। वो बोली, यही वक्त है जब तुम्हें अपनी जगह मजबूत करनी है। अगर वो शौहर है तो मैं तुम्हारी ज़रूरत। उसके लहजे में अजीब सा यकीन था। मैं चुप हो गई। रात को घर वापस गई तो दरवाज़ा बंद था। दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। खिड़की से देखा तो लाइट्स बंद। मैंने फ़ोन किया, उसने कॉल नहीं उठाई। 2 घंटे बाहर बैठी रही। फिर पास की हमसाई ने कहा, बेटा तुम्हारा शौहर तो दोपहर में ही किसी के साथ चला गया था। दिल जैसे रुक गया। अगली सुबह वो आया, दरवाज़ा खोलते ही बोला, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो बोला, किसी ने मुझे वीडियो दिखाई है, तुम उसके कमरे में जा रही हो, रात में देर तक बैठी हो। मैं चीखी, ये सब गलत है, कोई गलत मतलब निकाल रहा है। उसने गुस्से में हाथ की मुट्ठी दीवार पर मारी। अब बस कर दो झूठ, कल से तुम उस घर में नहीं रहोगी। मैंने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम देख लो खुद, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मगर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। अगले दिन मैं काम पर गई तो बीबी ने अजीब लहजे में पूछा, रात कहाँ गुजारी? मैंने कहा, घर के बाहर। शौहर ने अंदर ही नहीं आने दिया। वो बोली, मर्द कभी कभी सज़ा देने का शौक रखते हैं, मगर सच सुनने का हौसला नहीं रखते। मैं खामोश रही। शाम को उसने कहा, जोया आज तुम्हें मेरा एक एहसान चुकाना होगा। मैंने पूछा, कौन सा एहसान? वो बोली, मैंने तुम्हें यहाँ रखा, तुम्हें सिखाया, अब तुम्हें मेरा साथ देना है। कुछ लोग कल आ रहे हैं, तुम्हें मेरी नुमाइंदा बनकर उनसे बात करनी होगी। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे शौहर से बात करनी है। वो बोली, शौहर? जिसने तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़ा रखा, वो शौहर? मैं खामोश हो गई। अगले दिन वो मेहमान आए, 2 मर्द 1 खातून। वो बोली, जोया तुम चाय ले आओ, फिर ये दस्तावेजात इन्हें दे देना। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, मगर अंदर से उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वो मर्द बोला, मैडम आपके शौहर का केस बंद हो गया, मगर सबूतों का रिकॉर्ड अभी भी कंपनी के पास है। बीबी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि वो सब तबाह हो जाए। मैं चौंक गई, मगर चुप रही। रात को वो बोली, जोया तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा,
हाँ, मगर आपके शौहर का मामला क्यों बार बार आता है? वो बोली। क्योंकि तुम उस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। घर वापस पहुंची तो शौहर बैठा था। वो बोला, अब भी वजाहत देना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। वो बोला, मैंने फैसला कर लिया है, तुमसे तलाक चाहिए। मेरा जिस्म जैसे सुन हो गया। मैंने कहा, ऐसा ना कहो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। वो बोला, तुम्हारे झूठ अब खत्म हो गए हैं। मैं कल कोर्ट जाऊंगा और वहां तलाक का नोटिस रजिस्टर करवा दूंगा। मैंने हाथ जोड़े, कम से कम सच तो सुन लो। उसने कहा, सच? तुम्हारा सच? वो वीडियोज हैं जो लोगों ने दिखाई हैं, मैंने सब देख लिया। मैंने चीख कर कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल वीडियो क्या है, मैं सब रिकॉर्ड करूंगी। वो तंजिया बोला, करो, मगर अब कुछ नहीं बचेगा। वो दरवाज़ा जोर से बंद करके चला गया। उस रात मैंने फैसला किया कि अब खामोश नहीं रहूंगी। मैंने मोबाइल खरीदा, एक छोटा कैमरा लगाया और उसे पर्स में छुपा लिया। अगले दिन बीबी के घर पहुंची। उसने कहा, तुम आज जल्दी आई हो? मैंने कहा, हाँ, दिल नहीं लगा घर में। वो बोली, अच्छा है, कुछ चीज़ें तैयार करनी है। उसने मुझे अपने शौहर के कमरे में भेजा। वो बोली, वो पुराने कागज़ तलाश करो। मैं ऊपर गई और कैमरा बेड के नीचे लगा दिया। शाम तक वो खामोश रही। रात को उसने कहा, आज वही लिबास पहनना जो तुमने पहली रात पहना था। मैंने बहाने से कहा, वो कपड़ा तो ख़राब हो गया है। वो बोली, मैंने नया मंगवाया है, पहन लो, वरना नाराज़ हो जाऊंगी। मैंने चुपचाप वो लिबास पहना, मगर दिल में तूफान था। हर लम्हा सोचती रही कि आखिर ये सब क्या है। उसने कहा, अब बैठ जाओ, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रही हूँ। जैसे ही वो गई, मैंने पर्स में छुपा मोबाइल चालू किया और सब रिकॉर्ड करने लगी। आधी रात के करीब वो वापस आई। उसके साथ कोई मर्द था। मैं छुप कर सब देख रही थी। वो बोली, ये वही जगह है जहाँ मैंने तुम्हें फरीद की याद दिलाई थी। अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसे देखो। वो मर्द बोला, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें पहचानेगा? वो बोली, अगर इसमें फरीद की रूह बाकी है तो ज़रूर। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कैमरा बंद किया और आहिस्ता से दरवाजे के करीब आ गई। वो दोनों अंदर बातें कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और वो बोली, जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं सफाई के लिए आई थी। उसने तेज़ लहजे में कहा, जाओ नीचे, ये तुम्हारा वक्त नहीं। मैं नीचे गई, मगर मोबाइल अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह जब घर लौटी तो शौहर सो रहा था। मैंने उसके मोबाइल पर वीडियो भेजी। जब वो जागा तो मैंने कहा, ये देखो, ये है तुम्हारी हकीकत का सच। वो हैरान रह गया। वीडियो में सब कुछ था। जो रात हुआ वो खामोश बैठ गया। मैं बोली, अब तुम खुद फैसला करो कि कौन झूठा था। मैंने खुद से अहद किया कि अब हर सच रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो औरत भूलती नहीं, दुनिया उसकी कहानी बदल देती है। और मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगी, सबूत के साथ। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब सब कुछ सच्चाई के साथ सामने लाना है। सुबह जल्दी उठी, बाजार गई और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से छोटा सा कैमरा खरीदा। दुकानदार ने पूछा, छुपाने वाला कैमरा चाहिए या नॉर्मल? मैंने कहा, छुपाने वाला, छोटा हो, किसी को पता न चले। वो मुस्कुराया, ये वाला रख लें, सिर्फ एक लाइट जलती है, बाकी मुकम्मल खामोश रहता है। मैंने कैमरा खरीदा, बैग में रखा और सोचा, अब अगर किसी पर शक है तो सबूत के साथ होगा। दोपहर में मैं बीबी के घर पहुंची तो वो हस्बे मामूल तैयार थी। वो बोली, जोया, आज रात मेरे दोस्त आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा, जी बेहतर। उसने कहा, तुम्हें ऊपर वाले कमरे में सोना होगा, नीचे मेहमान होंगे। मैंने कहा, जी ठीक है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज रात ही मौका है। जब सब लोग चले गए तो रात के वक्त मैंने कमरे की सफाई के बहाने कैमरा बेड के नीचे लगा दिया। जाविया ऐसा रखा कि पूरा बेड और कमरे का दरवाज़ा नजर आए। लाइट मध्यम करके मैं बाहर आई। वो बोली, सब ठीक हो गया? मैंने कहा, जी सब ठीक है। वो बोली, आज जल्दी आ जाना, रात लंबी होगी। मैं घर लौटी तो शौहर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। वो बोला, अब तुम्हारे काम के दिन गिने जा रहे हैं, जल्द ही वापस जाएंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, ये कैसे? वो बोला, पैसे मिलने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा, किसके पैसे? वो मुस्कुराया, बस समझ लो किस्मत के। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। रात हुई, मैं फिर वहाँ गई। बीबी ने कहा, आज थोड़ा मुख्तलिफ करना है, तुम मेरे कपड़े पहन लो और बिस्तर पर लेट जाओ, मैं ज़रा नीचे तक आ रही हूँ। मैंने हुक्म माना, मगर दिल जैसे बंद हो गया। मैंने कैमरा ऑन किया, बेड पर लेट गई और दिल में दुआ की, या अल्लाह,
सच सामने आ जाए। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला, किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। बीबी की आवाज आई, आ गए तुम, देर क्यों की? फिर एक मर्दाना आवाज, रास्ता साफ नहीं था। तुम्हें पता है खतरा बढ़ रहा है, बीबी बोली। यही तो मजा है जो छुपा हो। मैं कांप गई। मैंने आहिस्ता आंखें खोली। वो मर्द सामने नहीं, मगर आवाज साफ आ रही थी। वो दोनों आहिस्ता बातें कर रहे थे। बीबी बोली, अब ये लड़की तुम्हारा बहाना है, बस काम खत्म हो जाए तो इसे निकाल देना। मर्द बोला, तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो तो कुछ समझे भी नहीं। मेरा दिल रुकने लगा। मैंने चादर में छुपकर कैमरा बंद कर दिया, मगर आवाजें याद रह गई। सुबह तक नींद नहीं आई। अगली सुबह वही मामूल। मैंने बीबी से कहा, कल रात आपके मेहमान आए थे? वो चौंकी। क्यों, तुमने कुछ देखा? मैंने कहा, नहीं, बस आवाजें सुनी थी। वो बोली, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, वरना मसला हो जाएगा। शाम को मैंने बहाना बनाया कि मुझे बुखार है और घर जल्दी आ गई। शौहर टीवी देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है बीबी के घर कल कौन आया था? वो चौंक कर बोला, कौन? मैंने कहा, कोई मर्द रात गए आया। वो दोनों बातें कर रहे थे। वो बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैंने कहा, गलतफहमी नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। वो लम्हे भर के लिए चुप रहा, फिर मस्तूरी मुस्कुराहट दी। तुमने वीडियो बनाई? हाँ, तुम अब जासूस बन गई हो। मैंने कहा, अगर सच यही रास्ता दिखाएगा तो हाँ। वो बोला, तुम्हें कोई नुकसान ना हो, इससे बेहतर है सब भूल जाओ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं भूलूंगी। अगली सुबह मैंने दफ्तर जाने से पहले वीडियो लैपटॉप में देखी। पहले मिनट में कुछ नहीं था, फिर वही मंजर, दरवाज़ा खुला, वही आवाज़ें। चंद लम्हों के बाद चेहरे वाजे हो गए और मैं सुन हो गई। कैमरे में वो शख्स साफ दिखाई दे रहा था, मेरा अपना शौहर। मेरे हाथ लरस गए। वीडियो रुकी नहीं। मैंने देखा वो दोनों आराम से बैठे हैं। बीबी बोल रही थी, वो तुम्हारी बीवी अब समझदार हो रही है, उसे काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा शौहर बोला, मैं उसे समझा लूंगा, तुम बस अपना वादा पूरा करना। मैंने वीडियो बंद की। सांस रुकने लगा। कुछ देर के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। शौहर घर में नहीं था। मैंने मोबाइल में वीडियो महफूज की, पासवर्ड लगाया। शाम को वो आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोला, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कल की बातें याद हैं। वो बोला, सब ठीक हो जाएगा, बस 1-2 दिन की बात है। मैंने चुपचाप कहा, हाँ, 1-2 दिन की बात ही तो है। उस रात मैंने बीबी से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मगर कल सुबह। वो बोली, अभी क्यों नहीं? मैंने कहा, सुबह बेहतर वक्त होगा। वो बोली, ठीक है, मगर देर मत करना, मैं कल दोपहर में बाहर जा रही हूँ। मैंने सोचा कल वो दिन होगा जब सब सच उसके सामने रख दूंगी। मगर रात के आखिरी पहर एक अजीब वाकया हुआ। शौहर ने मेरे बैग से कुछ निकालने की कोशिश की। मैंने आंख खोली तो वो चौंका। मैं बस तुम्हारी दवाई देख रहा था। मैंने कहा, मेरा बैग, तुम्हें कब से दवाइयों का डब्बा लगा? वो चुप रहा। मैंने बैग करीब किया। सुबह होने तक नींद गायब रही। अगली सुबह मैं बीबी के घर पहुंची। उसने कहा, तुम्हारे शौहर से बात हुई मेरी, वो कह रहा था कि तुम परेशान रहती हो। मैंने चौंक कर कहा, आपसे बात हुई? कब? वो बोली, कल रात फ़ोन पर। मेरे हाथ कँपाने लगे। मैंने कहा, बीबी, आपको एक चीज़ दिखानी है, पर अकेले में। वो बोली, ठीक है, दोपहर को आ जाना। दोपहर का वक्त आया। वो सोफे पर बैठी थी। मैंने बैग मोबाइल से निकाला, वीडियो खोली, मगर दिखाने से पहले दरवाज़ा बजा। मैंने वीडियो बंद की। दरवाजे पर शौहर खड़ा था। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, काम पर आई थी। बीबी ने तंज से कहा, तुम्हारे शौहर को शायद तुम्हारे काम से ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है। वो मुस्कुराया, मुझे तो हर चीज़ में दिलचस्पी है जहाँ मेरा हिस्सा हो। मैंने उन दोनों को देखा। उनकी नज़रों में कोई खौफ नहीं था, बस इत्मीनान, जैसे दोनों पहले ही सब जानते हों। वो चला गया। बीबी बोली, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो जोया, तुम्हें नहीं पता, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने कहा, खेल ख़त्म करने आई हूँ, खेलने नहीं। शाम को मैं घर लौटी। दरवाज़ा खोला, शौहर बैठा था। वो बोला, मैं जानता हूँ तुमने क्या रिकॉर्ड किया है, वो वीडियो मेरे पास भी आ सकती है। मैंने कहा, मैं भी जानती हूँ कि तुमने क्या किया है, अब फैसला आवाम करेगी या अदालत। उसने हंसी दबाकर कहा, अदालत? कौन सी अदालत? तुम्हारे पास कौन है जो तुम्हारी बात मानेगा? मैंने कहा, वही कैमरा जो तुम्हें पहचानता है, तुम्हारे हर झूठ को पकड़ चुका है। उसकी आंखों में लम्हे भर के लिए खौफ उभरा।
मगर फौरन चुप हो गया। वो बोला, देखते हैं कौन जीतता है। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मोबाइल हाथ में था और फैसला दिल में। अब अगला कदम इंकिशाफ का होगा और वो इनकार नहीं कर सकेंगे। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। उसमें वो वीडियो चल रही थी जिसमें मेरा शौहर और बीबी एक साथ थे। मैंने उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? वो खामोश खड़ा रहा। मैंने फिर कहा, बोलती क्यों नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, मैंने पैसे के लिए किया था। तुम नहीं समझ सकती हालात कैसे थे। मैंने कहा, पैसे या लालच? तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि अपनी बीवी को इस खेल का मोहरा बना दिया? वो बोला, जोया, मैं मजबूर था। वो औरत असर रसूख वाली है, मैं उसके कहने से इनकार नहीं कर सकता था। मैंने कहा, तुमने मेरा ईमान बेच दिया, मेरी इज्जत को सौदे में डाल दिया। वो चुप रहा, जैसे उसके पास कोई जवाब ना हो। मैंने कहा, यह सब खत्म हो चुका है, मैं कल ये वीडियो पुलिस के पास लेकर जा रही हूँ। वो बोला, ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकती है। मैंने कहा, मुझे अब किसी का डर नहीं। शाम को मैं बीबी के घर गई। वह हस्बे मामूल चाय पी रही थी। मैंने कहा, आपको कुछ दिखाना है? उसने पूछा, क्या? मैंने मोबाइल रखा और वीडियो चलाई। चंद सेकंड गुजरते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो बोली, ये कहाँ से मिली तुम्हें? मैंने कहा, उसी कमरे से जिसमें आप मुझे सोने को कहती थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो मेरा शौहर नहीं था, मगर वो मेरे शौहर जैसा लगता था। मैंने बस उसे वापस महसूस करने की कोशिश की। मैंने कहा, यह वजाहत नहीं, मेरे लिए तजलील है। आपने मेरा घर बर्बाद किया। वो बोली, तुम्हारे शौहर ने सब कुछ खुद किया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने कहा, आपने ख़रीदा और उसने बेचा, दोनों मुजरिम हैं। उस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 पुलिस एहलकार अंदर आए। मैंने पहले से शिकायत दर्ज करवा दी थी। वो बोले, हमें वीडियो मिल गई है, दोनों को बयान देना होगा। मेरा शौहर अंदर आया, चेहरा जर्द, आंखों में बचता हुआ। बीबी ने कहा, जोया, तुमने अपने शौहर को तबाह कर दिया। मैंने कहा, नहीं, इसने खुद किया, मैंने सिर्फ रोशनी दिखाई। तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने वीडियो कब्जे में ले ली। शौहर का बयान रिकॉर्ड हुआ। वो बार बार कहता, मैंने मजबूरी में किया, मैं गुलाम था हालात का। मगर इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, गुलाम वो नहीं होता जो मजबूरी में झुके, गुलाम वो होता है जो ज़मीर बेच दे। बीवी का चेहरा बदल गया। मैंने सिर्फ अपना माजी जिंदा करने की कोशिश की थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने कहा, माजी को दोबारा जिंदा करने के लिए तुमने किसी की जिंदगी खत्म कर दी। अदालत में केस गया। बीवी के वकील ने कहा, मेरी मौकिला जहनी दबाव में थी, ये सब जज्बाती कदम था। मैंने कहा, जज्बात किसी की इज्जत पामाल करने की इजाज़त नहीं देते। फैसला चंद दिन के बाद आया। बीबी पर बदसलूकी और ज़हनी हिरासानी का मुकदमा साबित हुआ। शौहर को मुआवनत के जुर्म में सज़ा मिली। अदालत के बाहर वो बोला, जोया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने कहा, माफ़ी इंसान को मिलती है, हैवान को नहीं, जो एहसास खो दे। चंद महीनों के बाद वही घर छोड़कर एक फ्लैट में मुंतकिल हो गई। मकामी एनजीओ ने मुझसे रब्ता किया। वो बोले, हम चाहते हैं तुम ख़वातीन के लिए आगाही प्रोग्राम में शामिल हो, तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए सबक बन सकती है। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं बोलूँगी। प्रोग्राम के दिन मैं स्टेज पर खड़ी थी, सामने दर्जनों औरतें बैठी थीं। मैंने कहा, जब औरत खामोश रहती है तो लोग समझते हैं कि वो कमज़ोर है, मगर सच ये है कि वो वक्त का इंतज़ार करती है, और जब वो बोलती है तो इंसाफ जाग जाता है। तकरीर ख़त्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैंने सब खोया मगर खुद को पा लिया। अब हर रात जब मोबाइल पर वो पुरानी वीडियो नजर आती, मैं उसे देखती नहीं बल्कि मिटा देती हूँ, क्योंकि अब कैमरे की आंख नहीं, मेरी अपनी आंखें सच पहचानती हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो महफूज की और सीधा कौंसल खाने पहुंची। गेट पर सिक्योरिटी अफसर ने रोका। आपका मसला क्या है? मैंने कहा, इंसाफ चाहिए, बाकी सब बातें बाद में। अंदर गई तो अफसर ने सारा वाकया सुना, वीडियो देखी और बोला, ये संगीन मामला है, मगर तुम्हें सोचना होगा कि ये मामला अवामी हुआ तो नाम बदनाम होगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मेरा नाम अगर सच के साथ जुड़ेगा तो बदनाम नहीं, याद रखा जाएगा। तहकीकात शुरू हुई। कौंसल खाने के एहलकारों ने पुलिस से रब्ता किया। केस रजिस्टर हुआ। अगले दिन खबर फैल गई। बीबी का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। शौहर को हिरासत में ले लिया गया। मैं वहाँ मौजूद थी।
जब पुलिस ने दरवाज़ा बजाया, वो बौखला कर बोली, जोया, तुमने ये सब किया? मैंने कहा, नहीं, सच ने किया है। तफ्तीश के दौरान मुझसे सवाल किए गए। एक अफसर ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैंने कहा, हिम्मत दिखाना नहीं, ज़रूरत थी, वरना मैं बाकी ज़िंदगी गुलाम रहती। अदालत में पेशी के दिन बीबी ने अपने वकील के साथ आकर कहा, जोया, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, बस केस वापस ले लो। मैंने कहा, मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने सच मांगा है। शौहर को पेश किया गया तो वो नज़रें झुकाए बोला, जोया, एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, मौका इंसान को दिया जाता है, धोखेबाज को नहीं। मीडिया ने खबर उठा ली, कई तंजीमों ने राब्ता किया, मगर मेरे लिए सबसे अहम वो लम्हा था जब अदालत ने हुक्म सुनाया। मुलजिम शौहर को धोखाधड़ी और माली बदनवानी के इल्ज़ाम में सज़ा दी जाती है और मुलजिमा मालकिन को मुजरिमाना इस्तेहसाल के तहत मुल्क बदर किया जाता है। फैसला सुनते ही मेरा दिल पुरसुकून हो गया। पहली बार महसूस हुआ कि इंसाफ अंधा नहीं होता, बस किसी को आंखें खोलनी पड़ती हैं। रात को मैं छत पर गई, आसमान देखा और खुद से वादा किया, अब मैं किसी की मोहताज नहीं बनूंगी, अपनी ज़िंदगी खुद जीऊंगी। अगली सुबह मैंने अपने हाथों से वो मोबाइल तोड़ दिया जिसमें वीडियो थी। मैंने कहा, सच को अब सबूत की ज़रूरत नहीं, वो दिलों में ज़ब्त हो चुका है। कई महीने के बाद मैंने एक स्कूल में बतौर क्लीनर काम शुरू किया। यूनिफॉर्म पहनते वक्त दिल में अजीब सा सुकून होता था। वहाँ के बच्चे मुझे आंटी जोया कहते थे। एक दिन एक उस्तानी ने पूछा, तुम कभी अफसोस करती हो कि तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़नी पड़ी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अफसोस नहीं, अब मैं इज्जत से कमाती हूँ, किसी के बिस्तर से नहीं। महीनों में तनख्वाह कम थी मगर दिल मुतमईन था। दोपहर के वक्त मैं खुद के लिए चाय बनाती, दफ्तर के सहन में बैठकर वही सूरज देखती जो कभी मेरे लिए सज़ा लगता था, अब उम्मीद बन गया था। एक दिन हेड मिस्ट्रेस ने कहा, जोया, तुम्हारा रवैया और दयानत काबिल तारीफ़ है, हम तुम्हें सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं। मैंने हैरत से कहा, मैं? वो बोली, हाँ, क्योंकि तुमने अपने हालात बदलने का हुनर सीख लिया है। उसी शाम मैंने वतन फ़ोन किया। अम्मा की आवाज़ लरज़ रही थी। बेटी, अब सब ठीक है ना? मैंने हंसकर कहा, अम्मा, अब आपकी बेटी कमज़ोर नहीं रही, कतर की वो रातें ख़त्म हो गई, अब सुबह का आगाज़ है। फ़ोन बंद करके मैंने खिड़की से बाहर देखा। हवा में वही सुकून था जो बरसों के बाद महसूस हुआ। मैंने खुद से कहा, कहानी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ बदल गई है। अब मैं किसी की मज़लूम कहानी नहीं, अपनी जीती जागती मिसाल हूँ। रात को स्कूल के सहन में चलते हुए मैंने सोचा, वो दिन जब मैं सच के लिए खड़ी हुई थी, मेरी ज़िंदगी का असल आगाज़ वही दिन था। कतर की वो रातें अब ख्वाब नहीं, सबक आमोज़ बन चुकी थी। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जब औरत चुप तोड़ती है तो दुनिया बदल जाती है, और मैंने अपनी दुनिया बदल दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।